हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बेटा। अभी तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं दैट इज ऑल अराउंड सेल बायो। तो सेल बायो का एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने लास्ट क्लास से ही स्टार्ट कर दिया है सेल साइकिल सेल डिविजन चैप्टर। सेल साइकिल सेल डिविजन इज अगेन, मैं वापस बता रही हूँ, लास्ट क्लास में भी बोला था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप जैसे 3 लेक्चर्स का है ये चैप्टर, तो 3 लेक्चर्स अगर आपने पूरे नहीं देखे तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से सारी चीजें निकल जाएगी कि पता नहीं क्या हुआ था, किसमें क्या हुआ था, इंटरफेस क्या था, एम फेज क्या था, ये कुछ नहीं समझ में आने वाला जब तक तुम लोग आराम से ढंग से बैठ के उसको पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो एक बार इस चैप्टर को पढ़ो। स्टार्टिंग लेक्चर देखो जो अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने इंटरफेस समझाया था। इंटरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये तो बाद के एम फेज हैं, इंटरफेज है जो मेन है, उसको पढ़ो क्योंकि इंटरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है, तो एक्सेल में बेटा आप लोगों को टेलीग्राम पे, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, टेलीग्राम पे आप लोगों को लिंक गिवन है, डू चेक दैट लिंक। उसमें आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। जैसे फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया तो उसका असाइनमेंट मिलेगा और लेक्चर्स जैसे जैसे कंप्लीट होंगे उनके असाइनमेंट्स डलते जाएंगे। एक्टिव रहो, अगर तुमको कुछ पूछना है, करना है तो तुम उसमें कर सकते हो। टेलीग्राम पे हम लोगों का एक क्विज सेशन भी चलता है, डू पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए ही बना है, आप लोगों के लिए और बेहतर है वो। क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब फ्रेज सुना तो सबने, अप्लाई कोई नहीं करता, ये वाली बात है। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना। बट हाँ, ये भी नहीं है कि हम आराम से एक पैर के ऊपर पैर देके सो रहे हैं, अरे मैम हो जाएगा, देख लेंगे क्या होता है। देखने वाली चीज नहीं है। तुमने इतने साल मेहनत करी है, एटलीस्ट उसमें ये चीज तो लाओ ना कि यार मैं अच्छा ही करूं। ठीक है, चलो आज हम लोग बात करेंगे एम फेज से। एम फेज अगर मैं बोलूं तो माइटोसिस या मियोसिस, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि या तो ये माइटोसिस हो सकता है या फिर ये मियोसिस हो सकता है। एम फेज, इससे पहले जो आया था दैट वाज इंटरफेज। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इंटरफेस में देयर इज नथिंग कि अपना रह रहा है, क्योंकि इसकी 3 स्टेजेस थी। 3 स्टेजेस किस तरीके से थी? जीवन थी, जीवन थी, एस थी और G2 थी। ये 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों में हमने ये देखा था कि भाई किस तरीके से एम फेज की शुरुआत होगी। इंटरफेज को हम प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं। एक प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन ही हो रहा है ये चीज का, तो प्रिपरेटरी फेज कहेंगे हम इसको, है ना, रेस्टिंग फेज कह सकते हैं। पर ये नहीं कह सकते कि यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है, यहाँ काम हो रहा है बट वो काम विजिबल नहीं है। ठीक है, जिसकी पढ़ाई जो तुमने साल भर करी, तो वो अगर तुम साल भर, तुमने रात को पढ़ाई करी, तुम सुबह उठ के तुम्हारी मम्मी तुमको डांट रही कि पढ़ा लिखा है नहीं कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़े नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं उस टाइम पढ़ा और जब तुम देख रहे थे मैंने तब कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो 95% हमारा जो टाइम है, 95% हमारा क्या, सेल का जो डिवाइड होने का टाइम है, तो 95% तो इंटरफेज में चला जाता है। आज बात करेंगे हम वो जो बाकी का 5% एम फेज में आता है। ठीक है, अब वो एम फेज में कैसे हो सकता है? एम फेज में या तो माइटोसिस हो सकता है या वो माइटोसिस हो सकता है। आज हम थोड़ा सा उसी को डिस्कस करेंगे। या तो मियोसिस होगा या फिर माइटोसिस होगा। अब दोनों शब्द है ना बड़े ही सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं और सिमिलर प्रोनाउंस्ड वर्ड्स है, बट दोनों के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है और याद करने का तरीका थोड़ा सा सिली है, बट याद उसी से होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना MIT, यहाँ T आ रहा है। ये जो सेल होगी जो माइटोसिस से डिवाइड करेगी, ये सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, डिवाइड इन 2
डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल बनाएगी ये, ठीक है। ये जो है माइटोसिस 2 डॉटर सेल बनाते हैं। ये सेल्स जो होंगी एकदम आइडेंटिकल होगी, आइडेंटिकल सेल्स। मैं एक काम करती हूँ, इसको यहां लिखती हूँ नीचे। ओके, आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल यानी सेम 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 सेल रहती है, ठीक है। थर्ड कि ये आपकी सोमेटिक सेल्स रहती है, सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स या फिर हम इनको कहते हैं बॉडी सेल्स। बॉडी सेल, देखो हुआ क्या, सोमेटिक सेल के अंदर क्या आता है कि देखो जैसे ना मेरी स्किन सेल है ना, ये जो स्किन सेल है नॉर्मल बॉडी सेल है, ये रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, ठीक। ये कोई गेमीट नहीं बनाएगी आगे जाके, ये मेरी नॉर्मल स्किन सेल है। अब ये सेल जब डिवाइड होगी ना, तो ये सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये दो दो वो 2 आगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पर अगर आप ध्यान से देखो कि ये दोनों सेल एक दूसरे की आइडेंटिकल है। मेरी स्किन ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ और कलर है, यहाँ जस्ट पास कुछ और कलर है, जस्ट पास कुछ और कलर है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो यहाँ पे कलर है या जो यहाँ पे जैसी सेल है वैसी ही सेल और टिश्यूज यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। मतलब एक ही एरिया पे आप ये देखोगे कि सिमिलर ही सेल्स है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि उनका फंक्शन ही सिमिलर है। अब सेल के अंदर अगर मैं स्किन की बात करूं तो इसमें होते हैं एपिथियल सेल्स, एपिथियल सेल्स होती है, तो एपिथियल सेल्स सब जगह सेम ही होगी ना बेटा, ठीक है। शेप डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द फंक्शन दे परफॉर्म, बट जो सेल रहेगी वो जो डिवाइड करेगी वो इसी तरीके से डिवाइड करेगी कि एक सेल है, ये एक सेल इस तरीके से डिवाइड करती है कि जब ये 2 सेल बनाए तो ये 2 एकदम अपने पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी हो, एकदम अपने पेरेंट जैसी हो। तभी तो हमारी बॉडी एक छोटा सा इन्फेंट नन्हे मुन्ने बच्चे से इतनी बड़ी बन रही है, क्योंकि उस टाइम पे सेल जो है वो इस तरीके से डिवाइड कर रही है, ठीक है। सेल अपने आप को तोड़ रही है। जब सेल अपने आप को तोड़ेगी तो वो क्या करेगी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों, मतलब इस पहली बात तो 2 ही टुकड़े कर पाएगी, है ना। और वो जब 2 टुकड़े करेगी तो वो दोनों कैसे करेगी, इक्वल, वो दोनों हाफ जो रहेंगे इक्वल हाफ रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो माइटोसिस is a process in which cell divides into 2 daughter cell. The cells are identical to it. The cells have somatic cells, यानी cell body cells divides, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ मियोसिस की, थोड़ा सा एक ब्रीफ इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोगों को जब प्रोसेस समझाऊं तो ये चीजें याद रहे। मियोसिस का अगर हम बात करते हैं, सो मियोसिस इज, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन यानी जो सेल यहाँ पे इक्वल डिवीजन दिखा रही थी यहाँ रिड्यूस हो जाएगी साइज में, रिड्यूस हो जाएगी। रिडक्शनल डिवीजन डिप्लॉइड से हेप्लॉइड हो जाएगी, 2n से डिप्लॉइड कंडीशन से ये हेप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगी बेटा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोलता है ये कि कौन सी सेल्स परफॉर्म करती है, ये सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको हम गेमीट्स भी बोलते हैं ना। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स इसी तरीके से डिवाइड करती है। इन सेल के अंदर वेरिएशन आता है। माइटोसिस में हमको सिमिलैरिटी दिख रही है, यहां हमको वेरिएशन दिखता है, यहाँ वेरिएशन प्रेजेंट रहता है। तुम देखो, तुम एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हें सिमिलैरिटीज है जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स जैसा दिखाती है, बट यू आर नॉट एग्जैक्ट और आइडेंटिकल ऑफ योर पेरेंट, ठीक है। पर अगर मैं अपनी सेल्स की बात करूं, स्किन सेल की बात करूं, तो ये आइडेंटिकल है, ये जैसी सेल यहाँ है वैसी सेल यहाँ है। स्टमक सेल्स की बात करूं तो आइडेंटिकल है, लिवर सेल्स की बात करूं आइडेंटिकल है, क्लियर है। यहाँ पे ये आइडेंटिकल नहीं है, ये वेरिएशन लाएगा। सेक्स सेल्स वेरिएशन लाएगी,
क्यों लाएगी? क्योंकि उसको ही आगे मतलब वेराइटी तो वही प्रोड्यूस कर रही है ना। वो मियोसिस के थ्रू रिडक्शनल डिविजन जो हम करवा रहे हैं, ये एक पार्ट में कंप्लीट भी नहीं होता। मियोसिस थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। माइटोसिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक प्रोसेस। ठीक है, तो माइटोसिस जो रहेगा ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आइडेंटिकल सेल्स रहेंगी, एकदम सेम सेल है, सोमेटिक सेल्स या बॉडी की सेल्स रहेंगी। इसमें आप सेक्स सेल्स को काउंट नहीं कर सकते। सेक्स सेल्स कौन सी हो गई अगर किसी को नहीं पता तो ये हो जाती है बेटा, सेक्स सेल्स जो है ये यहां लिख देती हूं मैं एक बार, दीज आर मेल्स के अंदर स्पर्म और फीमेल्स में एग। तो स्पर्म और एग होती है रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्स सेल्स, और लास्ट आ जाता है इसमें कि वेरिएशन। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये इस तरीके का आपको एक ब्रीफ सिनॉप्सिस कि भाई मियोसिस और माइटोसिस में तुम एक्चुअल में क्या पढ़ोगे। ठीक, अब बात करते हैं इनके स्टेजेस की। स्टेजेस ऑफ स्टेजेस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस। क्या स्टेजेस है भाई, देख लो एक बार, स्टेजेस देख लेते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले मैं यहां तो लिख देती हूँ माइटोसिस। मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस आई है ये। ठीक है, चलो लिखते हैं माइटोसिस की। अभी मैंने बात करी रिडक्शनल डिविजन, सॉरी इक्वेशनल डिविजन है। यहाँ एक पॉइंट एडिशनल आप ये ऐड कर सकते हो कि ये जैसे वो रिडक्शनल डिविजन है, ये इक्वेशनल डिविजन है। इक्वेशनल डिविजन यानी 2 सेल्स बनेंगी, दोनों ही इक्वल सेल्स बनेंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशनल डिविजन है। चलो अब माइटोसिस को देखते हैं। माइटोसिस के अंदर कितने फेजेस आते हैं? सबसे पहला इसका होता है प्रोफेज। अभी बस याद इतना सा रख लो कि ये प्रोसेस आने हैं, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, प्रोफेज। सेकंड इज मेटाफेज। अभी हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड इज एनाफेज। एंड फोर्थ इज टेलोफेज। तो क्या क्या हुआ मेरे पास? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 मेरे पास सिक्वेंशियल ऑर्डर आते हैं, 4 मेरे पास फेजेस आते हैं जिसमें मुझे पूरा माइटोसिस कंप्लीट करवाना है। ये 4 तो हैं बेटा जी आपके, ये 4 की अगर मैं बात करूं तो ये 4 तुम्हारे पास हो जाएंगे कैरियोकाइनेसिस। याद करो कल की क्लास में मैंने बोला था एक प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकिनेसिस, है ना। तो पहले हमको न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। जब न्यूक्लियस 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा तभी तो साइटोप्लाज्म 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा। ठीक है, जब आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियस डिवाइड, ये सेल डिवाइड करवानी है मुझे, यहाँ सेल डिवाइड करवानी है, तो सेल तभी तो डिवाइड होगी जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो हर सेल का पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। कल बनाया था ना ये डायग्राम, पहले इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर धीरे धीरे सेल फरो बनता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। सेल फरो यानी अंदर ये जो यहाँ ये ऐसा डीपनिंग होने लग जाता है सेल में, इस तरीके से। ठीक है, अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो पहले ये क्या डिवाइड हुआ? इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो यही चीज होगी माइटोसिस मियोसिस में कि जब भी डिवीजन होगा उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवीजन के प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो इन 4 प्रोसेस को हम कहते हैं
कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जिसमें कैरियो मतलब हो गया आपका न्यूक्लियस और काइनेसिस हो गया टू ब्रेक, तो कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस जैसे ही खत्म होगा, कैरियोकाइनेसिस जैसे ही खत्म होगा, दैट विल लीड टू साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का डिविजन। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटो वर्ड आ जाता है, उसका मतलब सेल हो जाता है बेटा। हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारे कोई ऐसा अटकता है ना कोई वर्ड, तो उस वर्ड को किस तरीके से बना होगा उसकी अप्रोच देखना कि यार अगर ये इसमें कार्डियक, जैसे मैं बोलती हूँ कार्डियक साइकिल है ना, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक क्या होता है, कार्डियक हार्ट से रिलेटेड वर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये हार्ट, कार्डियक मसल्स, तो ये हार्ट में आएगा। अगर मैं बात करती हूँ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी वर्ड यूजुअली लंग्स को रिस्पेक्ट करता है, तो लंग्स के लिए आएगा। अगर मैं बात करती हूँ रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल दैट, तो रीनल इन्फेक्शन, रीनल इज योर किडनी, तो किडनी से रिलेटेड बातें करेगा। तो ये 3-4 ऐसे शब्द, टर्मिनोलॉजीज हैं जो एक स्पेसिफिक उसके लिए ही बनी है, स्पेसिफिक टर्म्स के बनी है। जैसे साइटोकिनेसिस, सेल डिविजन, साइटो वर्ड होता ही यही है कि भाई सेल है, और किनेसिस मतलब टू ब्रेक, टू डिवाइड, तो साइटोकिनेसिस द सेल डिवाइड्स, ठीक है, सेल ब्रेक्स, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास मियोसिस। मियोसिस को अभी देखिए, मियोसिस में क्या क्या चीजें हो रही है। मियोसिस को बनाते हैं, मियोसिस थोड़ा सा बड़ा बनेगा, कैसे बनेगा कि इसमें प्रोफेज से ही शुरुआत है, बस यहाँ प्रोफेज 1 हो जाएगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, और लास्ट आ जाता है मेरे पास टेलोफेज 1। ये मेरे पास 4 बॉक्स सेम है, ठीक है, ये 4 मैंने कुछ अलग नहीं बनाए, बस अब क्या आगे 1 लिख दिया, क्योंकि ये 2-2 बार रिपीट होंगे, ठीक है, ये 2 बार रिपीट होगा। यहाँ आके साइटोकिनेसिस होके प्रोसेस खत्म नहीं होगा, ये प्रोसेस खत्म नहीं होगा, यहाँ पे एक ब्रिज आएगा और यहां से वापस शुरू हो जाएगा प्रोफेज 2, ये वापस शुरू हो गया। देखो यहां से टीलोफेज खत्म हुआ, टीलोफेज खत्म होते ही वापस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज दोबारा शुरू होगा, और इस बार सेकंड, ठीक है, इस बार सेकंड टाइम डिवीजन, और फाइनली जब टीलोफेज डिवाइड हो जाएगा, यहाँ टीलोफेज 2 तक सारा का सारा कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है। तो इसके बाद जो स्टेप आएगा दैट इज योर साइटोकाइनेसिस। और अब जो सेल तुम्हारे पास बनी है वो तुम्हारे पास क्या बनी है, 4 हेप्लॉइड सेल्स, 4 हेप्लॉइड सेल्स बन गई तुम्हारे पास अब, ठीक है। तो साइटोकिनेसिस के बाद तुमको क्या मिलेगा, 4 हेप्लॉइड सेल्स। वहीं पे अगर मैं यहां देखूं तो यहाँ साइटोकिनेसिस के बाद मुझे क्या मिलेगा, 2 इक्वल सेल्स, 2 इक्वल सेल्स मिलेगी जिसमें इक्वल नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म, इक्वल नंबर ऑफ सारा कंटेंट रहेगा। तो ये हमारा स्टेज रहने वाला है किसका, पहला तो माइटोसिस का और ये मियोसिस का। चलो आज माइटोसिस डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत मियोसिस को इंट्रोडक्शन बताऊंगी, थोड़ा अगर टाइम बचा तो।
चलिए एम फेज की स्टार्ट करते हैं विद न्यूक्लियर डिविजन। सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा भाई, ये बात याद रख लें, सबसे पहले न्यूक्लियर डिविजन होगा corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis and usually end with the division of cytoplasm, that is cytokinesis। तो शुरुआत कहाँ से होती है? न्यूक्लियस की डिविजन से। अभी मैंने बताया न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट साइटोकिनेसिस आ जाए, ठीक है। जंप नहीं करेगी सेल कि भाई सेल ब्रेक कर दो, सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दो, भाई पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देयर इज सीरीज, तुम डायरेक्ट छठे उस पे छलांग नहीं मारते हो स्टेयर पे, तुम पहले फर्स्ट पे आते हो, सेकंड पे आते हो, थर्ड पे आते हो, फिर सिक्स्थ पे जाते हो, ठीक है। नॉर्मल लोगों का बोल रही हूँ मैं, कई बच्चे होंगे यार मैम हम कूद जाते हैं, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू नो, तो हम आगे छलांग मार लेते हैं बेटा, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन की बात है। चलिए कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेज। अभी बात किया अपन ने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 अपने फेजेस आएंगे ही। अब पहला बात करते हैं प्रोफेज की। तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। सबसे पहली चीज प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इसका डायग्राम बनाते हैं, एक पेज में ले रही हूँ जिसमें मैं सभी के डायग्राम्स बना रही हूँ, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग विथ प्रोफेज, सभी के डायग्राम मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आपका सेल और ये सेल के बीच में बड़ा सारा न्यूक्लियस। अब देखो सेल में जब मैं न्यूक्लियस की बात बता रही हूँ तो मैं उस न्यूक्लियस को ही एम्फोसाइज करूंगी। मैम ऑर्गेनल क्यों नहीं बनाए, पूरी सेल बना दो, बिना फालतू की चीजें ड्राइंग मत बनवाया करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं एस्टर शेप स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल्स, ठीक। होगा क्या बेटा इस क्रोमोसोम के अंदर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? धागे 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 धागे, और इतने धागे क्या है? ये तुम्हारे सारे धागे, दीज आर क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड है ये, इतना धागों का गुच्छा। ये तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल है ना, ये तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको कंफ्यूज मत होना कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या, नहीं, ठीक। अब प्रोफेज में क्या होना शुरू होता है? सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है इसमें? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ chromatin thread to form क्रोमोसोम। भाई क्रोमेटिन थ्रेड्स, ये जो धागे 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुमको, ये धागा ही तो क्रोमोसोम बनेगा ना। याद करो वो स्ट्रक्चर, याद करो वो दिन जब मैंने तुमको सिखाया था सेल में, जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था तो मैंने तुम लोगों को सबको बताया था एक बात कि जब ये धागे वाला स्ट्रक्चर जो रहता है, ये जो धागे वाला स्ट्रक्चर रहता है ये कुछ इस तरीके से टाइटली रैप हो जाता है, टाइटली बेंड हो जाता है और ये ऐसा बना देता है। बहुत सारे बनाता रहेगा ये, सारा टाइम यही काम करता रहेगा ये, इन्फानाइट, ठीक है। ये इन्फानाइट टाइप स्ट्रक्चर बनाता रहेगा जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो जब ये क्रोमेटिन थ्रेड, धागा तो किससे बना है? धागा तो इस हल्की कॉइलिंग, मैं उसको और कंडेंस कॉइल कर देती हूँ और तेजी से कॉइल कर देती हूँ, क्या बन जाएगा मेरे पास? क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड वाज अ प्राइमर स्टेज, बहुत ही पहला स्टेज है ये। क्रोमोसोम मेरे पास मेन स्टेज आ जाता है, यहां से मेरे को दिखाना है डिविजन, समझ रहे हो, यहां से डिविजन आना चाहिए। चलो अगला क्या करना है हमने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। अरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, धीरे धीरे तुम देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटनी शुरू होगी। क्यों हटा रहे हैं मैम?
क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? बेटा जी तुम्हें सेल डिवाइड करनी है कि नहीं, उसका कैरियोकाइनेसिस करना है कि नहीं? जब कैरियोकाइनेसिस करना है तो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हटानी पड़ेगी ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगी तभी तो हमको पता लगेगा कि अच्छा अंदर का मटेरियल ये है, इसको डिवाइड करना है। आप समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? इसके लिए तुम्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी। जैसे ही तुम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाओगे वैसे ही क्या होता जाएगा, अंदर का साइटोप्लाज्म डेंस होता जाएगा। डेंस यानी धुंधला। starts becoming dense, गाढ़ा होता जाएगा। ऑर्गेनल्स जो हैं वो उसके अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, विजिबल ही नहीं रहेगी। ऑर्गेनल्स आर नेक्स्ट टू, इनविजिबिलिटी तो नहीं बोल सकते, बट वो इतनी ज्यादा उसमें कंडेंस हो जाती है कि फिर वो मिलती नहीं है, वो दिखती नहीं है अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सारा एक ही जैसा दिखने लग जाता है, कुछ भी अलग सेपरेशन नहीं लगता, ऐसा धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है सारा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, न्यूक्लियस का भी मैट्रिक्स बाहर आ गया, साइटोप्लाज्म का जितना मैट्रिक्स था ऑब्वियसली वो भी अपने आप को डिवाइड के लिए प्रिपेयर कर ही जा रहा था। जीवन में उसने शुरुआत कर ही दी थी, अब एम फेज में उसको दिखाना है ना। एम फेज क्या होता है कि हाँ मैंने इतनी जो प्रैक्टिस करी है, ये है मेरा रिजल्ट, ये करना चाह रहा हूं मैं। तो वो चीज करने के लिए वो क्या करेगा कि उसकी जितना भी उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो डेंस होने लग जाएगा, ठीक है, ताकि सेल इजीली डिवाइड हो सके। नेक्स्ट, ये जो सेंट्रोमेयर होते हैं, सॉरी हाँ सेंट्रोमेयर बोलते हैं, सेंट्रोसोम, सॉरी सेंट्रोमेयर नहीं सेंट्रोसोम, सेंट्रोमेयर तो उसका वो होता है पागलों सेंट्रोसोम जो होते हैं, सेंट्रोसोम एस्टर शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये आने लग जाते हैं ऑपोजिट एंड पे। तो सेंट्रोसोम starts appearing or starts moving कहाँ पे मूव करने लग जाते हैं? टू वर्ड्स अपोजिट पोल्स, शिक्षक ऊपर ऊपर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो अपोजिट पोल्स पे घूमने लग गए हैं। हुआ क्या है कि ये तो अर्ली प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज मतलब नया नया प्रोफेज होना शुरू हुआ है। ये थोड़ा बाद का प्रोफेज है कि यार बाद में मेरे को कैसा दिखेगा, तो ये थोड़ा सा लेट प्रोफेज है, वो अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है। चाहो तो लिख भी सकते हो तुम लोग ये चीज। अर्ली प्रोफेज है और वो लेट प्रोफेज है। लेट प्रोफेज में तुम ये देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, हल्की हल्की जगह से छूट रही है, टूट रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, ये सब चीजें तुमको विजिबल होगी। सेंट्रोमेयर्स सॉरी सेंट्रोसोम्स जो हैं वो अपोजिट एंड पे आ चुके हैं, वो ऊपर की तरफ ये तैनात हो गए। एस्टर शेप स्ट्रक्चर, ये एस्टर जैसे दिखते हैं, एस्टर मतलब स्टार, ठीक है, ये एस्टर शेप्ड रहते हैं। एस्टर मतलब होता है स्टार, सितारा जैसा लगता है ये, ठीक है। और इसमें से स्पिंडल फाइबर जनरेट होंगे, शक करके स्पिंडल फाइबर आएंगे। स्पिंडल फाइबर क्या है? धागा, ठीक है। व्हाट इज योर स्पिंडल फाइबर? इज धागा है बेटा, और कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, तो प्रोफेज को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज समझ में आया, इसको थोड़ा सा एक रीड कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट फेज है, अब यार देखो सबसे बड़ा और सबसे जैसे हमने ना जीवन बनाया था ना, तो जीवन क्या था? लॉन्गेस्ट फेज था। जीवन की अगर मैं बात करूं तो जीवन वाले में सबसे ज्यादा प्रिपरेशन हो रही थी, तो वो लॉन्गेस्ट फेज कहलाया। यहाँ पे भी एक तरीके से सबसे ज्यादा प्रिपरेशन हो रही है। सबसे ज्यादा प्रिपरेशन मतलब क्या होता है? सेल डिवाइड होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, ठीक है। तो वो प्रोफेज है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार कर रहा है। जैसे अगर मैं इंटरफेस की बात करूं, उसमें जीवन था, ठीक है। जो जीवन था वो अपने आप को
एम फेज के लिए तैयार कर रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरफेज। पर अगर मैं बात करती हूँ किसकी, प्रोफेज की या एम फेज की ही, एम फेज में प्रोफेज वो फेज है कि वो अपने आप को पूरी सेल को रेडी कर रहा है, ठीक है, कि भाई आगे जाके भाइयों तुम्हें ऐसे डिवाइड होना है, तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, तुम्हें स्पिंडल फाइबर बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जब वो बताएगा सेल को, तो उसके लिए उसको टाइम भी तो चाहिए, और वो टाइम कौन देगा उसको, कौन सा स्टेज देगा, प्रोफेज। ये टाइम जो मिल रहा है उसको प्रोफेज दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोटिक डिवीजन। दिस फेज कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली फेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली और लेट से तुम लोग आराम से समझ जाओगे, मिड प्रोफेज में थोड़ा बहुत इन्हीं के बीच की चीजें चलती रहती है, तो इतना कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, ये इतना कोई कंफ्यूजिंग है नहीं, ठीक है, इतना कोई कंफ्यूजिंग है नहीं। सिंपल सी इतनी चीजें याद रखो, क्या क्या चीजें हुई है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड्स, भाई धागे हैं, धागे जो होंगे वो ऑब्वियस ही बात है, अभी तो ऊन का गुच्छा है ये, एक धागा ऊन का, ऊन ऊन ऊन, सारे के सारे ऊन ही ऊन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाएगी, सेंट्रोसोम जो है वो ऊपर नीचे की तरफ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म पूरा पूरा तुम्हारा डेंस होने लग जाएगा। डेंसर यानी गाढ़ा, जिसके अंदर तुमको धुंधला धुंधला धुंधला, गाढ़ा भी तुमको समझ में नहीं आएगा, धुंधला, ठीक है, जैसे फॉग हो जाता है ना, अभी सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो सर्दियों में जैसे है ना एकदम फॉग ही फॉग हो जाता है सामने, तो बिल्डिंग तुमको विजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, ठीक है। सामने से तुम्हारा दोस्त आ रहा है, हाँ वो चिल्लाता हुआ आ रहा है तो तुमको सुनाई दे जाएगा, पर तुम लोग एकदम से कई बार डर जाते ना, अरे भाई धुंध में से तू कहाँ से आया, ठीक है। कई बार गाड़ी चला रहे हो, उतने में तुम्हारे सामने से कोई गाड़ी आ गई, तुमको पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो इतना ज्यादा वहां पे डेंसर रीजन हो जाता है कि आर पार चीज दिखनी बंद हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे भी यही होगा कि इतना ज्यादा यहाँ पे डेंसर रीजन हो जाएगा कि आर पार चीजें दिखना ही बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स बिकमिंग डेंसर, सेंट्रोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ये दोनों ही अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। चल अगला आता है, अच्छा पहले ये देख लेते हैं, फाइबर स्टार्ट्स टू कंडेंस, शॉर्टन एंड थिकन। क्रोमोसोम बना रहा है ना, तो क्रोमेटिन फाइबर है जो डेवलप होंगे अब क्रोमोसोम में, ठीक है। मिड प्रोफेज, सेंट्रोमेयर रीजन at each chromatid has disc like kinetochore। अब ये काइनेटोकोर का काम आएगा, अब इस काइनेटोकोर को अभी हम पढ़ेंगे मेटाफेज के अंदर, ये बेस्ट विजिबल होता है मेटाफेज में, ठीक है। और लास्ट आ जाता, अच्छा थर्ड ही आ गया ना, मेटाफेज ही आ गया डायरेक्ट, चलो मेटाफेज को भी बना लेते हैं। ये मेम्ब्रेन हट रही है, ठीक है, अभी मैंने हटते हुए ही दिखाया, बीच में आपके पास क्रोमोसोम है ही, मस्त बेचारे घूम रहे हैं, जीवन जी रहे हैं अपना, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएंगे, अब ये डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएंगे। कैसे डुप्लीकेट, क्यों हो रहा है मैडम डुप्लीकेशन, देखो बेटा जब भी सेल डिवाइड करेगी ना तो उसके अंदर के पार्ट्स डुप्लीकेट होना शुरू होंगे, तो ये हमारा जो मेटाफेज के अंदर शुरू हो जाती है ये चीज कि पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, हिस्टर भी चला गया, हाँ। सबसे पहला स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स डेवलपिंग, ये विजिबल होने लगेंगे। सेकेंड इज आपका जो क्रोमोसोम है डुप्लीकेट्स, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा तभी तो वेराइटी लाएगा, तभी तो वेरिएशन लाएगा, ठीक है। वेरिएशन बोल रहे हैं, इसमें तो वेरिएशन ही नहीं होता, तभी तो दो सेल्स में डिवाइड होगा इक्वल कंटेंट, ठीक है, तभी दो सेल्स में इक्वल कंटेंट डिवाइड होगा। तो उसके लिए जरूरी ये है कि जो इसका क्रोमोसोम है वो डबल हो सके,
ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि सेल डबल करनी है, तो सेल डबल करनी है, सेल ऑर्गेनल्स डबल करनी पड़ेगी, ठीक है, न्यूक्लियस डबल करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्रोमोसोम्स भी तो है ना, एक में जाएंगे एक में जाएंगे। अच्छा, मैंने ये दूसरे कलर से क्यों बनाया, ताकि तुमको याद रहे कि ये हमने डुप्लीकेट बनाया, होता सेम कलर से ही है, ठीक है, होता सेम कलर से ही है, मैंने अलग कलर से इसीलिए बनाया है ताकि तुमको एक प्रोसेस याद रहे कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं। अब इसमें ये दिमाग मत लगा लेना कि मैम ये अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग, नहीं ऐसा नहीं, मैं वो बनाऊंगी वेरिएशन वाले टाइम जब वो आएगा मियोसिस में, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, ये सेम ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स जो होगा वो डुप्लीकेट करेगा, ठीक है, वो दो 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 बनाता जाएगा, पेयर में आ जाएगा, और स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए, धीरे धीरे मेटाफेजिक प्लेट बननी शुरू हो जाती है। एट इक्वेटर, देखो भाई मेटाफेज का यहां दिखा देती हूँ मैं, ये तुम्हारी सेल है इस तरीके की, ये सेल का न्यूक्लियर, अब मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना रही, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, अब मैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से हटा रही हूँ यहाँ पे, या चलो ये दो बना दो बस, इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या होगा, ये तुम्हारा क्रोमोसोम, ये तुम्हारा क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसे जितने तुम्हारे क्रोमोसोम है या जितने स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम है वो सारे अलाइन हो जाते हैं बीच में, इक्वेटर पे। इसको इक्वेटर किसको बोलते हैं हम, बीच की लाइन होती है ना जो ग्लोब को कट करती है, तो वो इक्वेटर पे लाइन हो जाते हैं, तो ये हमारा इक्वेटर अगर हुआ तो इस इक्वेटर पे ये लाइन हो जाएंगे, ये अलाइन हो जाएंगे ऐसा 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 घूमते हुए, ठीक है। तो ये सारे के सारे इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, चाहो तो ऐसे करके बना लेना, इसको हम कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट। मेटाफिजिक प्लेट, तो सारे के सारे इक्वेटर पे लाई कर गए, ठीक है, सारे इक्वेटर पे एक साथ जुड़ते चले गए। अब तुम्हारे पास क्रोमोसोम देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, पर मैं अभी भी बोल रही हूँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। इसका मतलब ये नहीं है कि पेयर ही 46 होते हैं, पेयर तो कितने होंगे 23 पेयर हैं तब 46 इन नंबर है, ठीक है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं जो इस मेटाफेजिक प्लेट पे जुड़ते चले जाएंगे, आगे की तरफ इस तरीके से एक लेयर बना लेंगे वो मेटाफेजिक प्लेट की, ठीक है, और प्लस इसी के साथ साथ स्पिंडल फाइबर जैसे मैंने लिखा है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर यानी एक धागा इस तरीके से। अब जितने बच्चों ने एक क्लास अटेंड करी हो क्रोमोसोम वाली सेल वाली, ये कुछ कंटिन्यूअस फाइबर होते हैं, ठीक है, कुछ कंटिन्यूअस फाइबर होते हैं और ये कुछ सेंटर से जुड़ते हैं। देखो अब ये इतना है नहीं वैसे एनसीईआरटी में, बट थोड़ा सा याद रख लो कि क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस ऊपर से नीचे तक डिवाइड हो रहा है ना, एक तो जो चल रहा है वो ऊपर से नीचे तक पूरा एक स्लॉट में चल रहा है, खट्ट करके एक लाइन आ रही है, ठीक है, जो बीच में ब्रेक ही नहीं हो रही है। देखो ये ग्रीन वाली लाइन जो तुमको दिख रही है, ये वाली, ये ऐसे ऊपर से नीचे पूरी ज्वाइन हो रही है, जब ये पूरी ज्वाइन हो रही है तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फाइबर, है दोनों ही स्पिंडल फाइबर, ठीक है ये स्पिंडल फाइबर ही, पर स्पिंडल फाइबर में ये कंटिन्यूअस फाइबर, और एक जो ये इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है ना, आधा आधा कनेक्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रैक्शन फाइबर, ट्रैक्शन फाइबर। तो क्या हो जाता है कि कंटिन्यूअस फाइबर, ट्रैक्शन फाइबर, दोनों ही मेरे पास क्या चीज आ जाती है, कंटिन्यूअस फाइबर और ट्रैक्शन फाइबर, ये दोनों ही आ जाते हैं अपने पास
स्पिंडल फाइबर। दोनों को ही मैं स्पिंडल फाइबर कहती हूँ। स्पिंडल फाइबर और कोई अलग चीज नहीं है। स्पिंडल फाइबर सिर्फ एक धागा है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। A thread like structure, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है which connects कहां से किसको, कहां से कनेक्ट कर रहा है, इस सेंट्रोसोम से आपके ये जो बीच वाला कौन है अपना क्रोमोसोम, which connects एस्टर टू क्रोमोसोम, एस्टर टू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से जोड़े जा रहा है क्योंकि हमको इसको ही तोड़ना है। ठीक है, हमको यही लिंक को तोड़ना है ताकि हमारे पास 2 सेल बन जाए। ठीक है, तो सोच रहे हो सेल डुप्लीकेशन क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसको हमको तोड़ना था। ठीक, तो अब हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्म में। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट कहाँ है अपनी, इक्वेटर पे, नाम याद रखना। मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर पे बननी शुरू हो जाती है। स्पिंडल फाइबर जो कि कंटिन्यूअस फाइबर भी होंगे, ट्रैक्शन फाइबर भी होंगे, स्पिंडल फाइबर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एस्टर से क्रोमोसोम को जोड़ेगा। ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं, ट्रैक्शन और कंटिन्यूअस। तो आ रही है माइक। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि इस तरीके से ये हमने सेल तो बना ली, हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। तो एक बार पहले मेटाफेज पढ़ लेते हैं, फिर एनाफेज पे जाएंगे। तो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स, हट गई है भाई, पूरा ही हट गई है, अब है ही नहीं, अब यहां है ही नहीं। ठीक है, इट कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स, क्रोमोसोम बिकम्स अरेंज्ड एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम कहाँ अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटर पे। जो जो लाइनें मैं बोल रही हूँ, जो जो लाइनें मैंने उसमें लिखी है ना बोर्ड पे, वही सब बेटा आपके नोट्स हैं, वही सब आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, पर अगर आपको एडिशनल भी चाहिए कि मैम हम एक्स्ट्रा नोट्स, या जैसे मैं अगर बताऊं कि ये तो बहुत क्विक नोट्स हैं, ठीक है, ये तुम्हारे रिवीजन के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, पर थोड़ा सा एक अगर जो बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन पूरी हो। ठीक है, तुम्हारे पास प्रॉपर लिखे हुए सेंटेंसेस हों। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट करो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उसमें हम लोग वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, इसमें क्विज भी चल रहा है, इसमें असाइनमेंट्स भी चल रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारी डेली प्रैक्टिस होगी, डेली तुम लोग उसमें शीट डालो, हम लोग चेक करेंगे तुम लोगों की शीट्स। तो बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन बनने वाला है टेलीग्राम के थ्रू। तो टेलीग्राम एक बहुत अच्छा वे है ना तुम लोगों से कनेक्ट होने का। आजकल तो मैंने देखा काफी सारे लोग हैं जो टेलीग्राम पे काफी एक्टिव हैं। ठीक है, तो तुमको करना कुछ भी नहीं है, इतना भारी भरकम काम नहीं है। टेलीग्राम में सिर्फ अपलोडिंग होगी, इन फाइल्स की अपलोडिंग रह रही है वहां पे, मतलब जो तुमको कंटेंट चाहिए, जैसा तुम लोगों को ऐसा चाहिए होता है ना कि मैम हमको पीडीएफ फॉर्म, अभी तो हम आपकी बात सुन रहे हैं, ठीक है, बाद में हमको लिखना भी है, तो ऑब्वियस ही बात है तुम अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे। तो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए तुम टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, जहां तुमको इसका ही डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, सारा का सारा ये कंटेंट जो आज मैं पढ़ा रही हूँ, ये सारा कंटेंट तुमको उसमें मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको विजिट करके देखो। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ तुमको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग है ना, जब 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 अपना क्लास हो, क्लास के साइमल्टेनियस असाइनमेंट्स करो। कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट तो अभी चलो तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बट स्टिल टेस्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हो सेल साइकिल सेल डिविजन का। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट उस पर गिवन है, तो आप लोग उसको विजिट करो, क्योंकि है ना वो सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसमें सेल साइकिल क्या, सेल चैप्टर जो है वो उसमें दिया हुआ है, सेल डिवीजन भी आएगा, तो टेस्ट भी चल रही है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो इसको एक बार टेलीग्राम पे जाके देखना जरूर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, क्रोमोसोम अरेंज हो गए इक्वेटर पे ऑफ द स्पिंडल एंड लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल, बीचों बीच में एक वो बना लिया उन्होंने दीवार, अपना ही ब्रिज। वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्ट्स टू द काइनेटोकोर ऑफ द स्पिंडल फाइबर। अब ये अगर याद हो तुम लोगों को, तो मैंने एक चीज बनाई थी इस तरीके से, अगर मैं क्रोमोसोम बनाती हूँ
ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम के पास में, इसके आसपास मेरे पास एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, जिसको क्या नाम देते हैं हम, काइनेटोकोर, है ना। इस काइनेटोकोर से मेरे पास कनेक्टेड रहता है स्पिंडल फाइबर। कनेक्शन जैसे कि ये, तो ऊपर नीचे से जो स्पिंडल से कनेक्ट हो रहा है वो ये काइनेटोकोर वाला हिस्सा है, ठीक है। हम सेंट्रोमेयर से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज याद रखना। तुम कई बच्चे होंगे महान विद्वान कि भाई हम सेंट्रोमेयर से कनेक्ट कर दो, सेंट्रोमेयर से नहीं होता है बेटा, सेंट्रोमेयर से कभी भी कनेक्शन नहीं होता है। इट इज काइनेटोकोर, जहां से पूरा जो क्रोमोसोम है वो आपका कनेक्टेड रहेगा और वो अलग बिछड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में मैंने डायग्राम बना ही दिया है। अगला बात करते हैं एनाफेज की। समझो एनाफेज क्या होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाई है मैंने। अब देखो, जो चीजें मेटाफेजिक प्लेट पे मेटाफेज प्लेट बना रही थी बेसिकली, अब यहाँ क्या होगा, द क्रोमेटिड्स क्रोमेटिड स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, अलग अलग ऊपर। जैसे देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तुम्हारे, तो जैसे अपन ने यहाँ बनाया ना ये मेटाफेजिक प्लेट, अब ये क्या होगा, सेंट्रोमेयर से पकड़ते हुए दोनों, एक आधा हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, आधा हिस्सा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर से, पर सेंट्रोमेयर से कनेक्टेड है ये अभी भी, सेंट्रोमेयर से कनेक्टेड होते हुए आधे हिस्से ऊपर चले गए, आधे हिस्से नीचे चले गए, ठीक। चलिए, या आधा हिस्सा नीचे चला गया, आधा हिस्सा ऊपर चला गया। तो क्रोमेटिड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अलग अलग ऊपर नीचे डायरेक्शन में मूव होना ये शुरू हो जाएंगे। बीच के इनमें इंटरसोनल फाइबर्स होते हैं जो कई बार विजिबल नहीं होते। ये बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम या सेल डिवीजन। ये सबसे सुंदर फेज होता है, इतना मस्त दिखता है ये यार, ऐसा मस्त शक करके उस पे थ्रेड्स हैं, वो थ्रेड से कनेक्ट होते हुए आधे ऊपर जा रहे हैं आधे नीचे जा रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट विजिबल फेज है, बेस्ट स्टेज टू सी सेल डिवीजन, मोस्ट विजिबल स्टेज। विजिबल स्टेज यानी कि जो चीज आपको दिख रही है कि अच्छा ये हो रहा है, इसमें ऐसा सेल डिवाइड होता है, तो ये चीज का पता करने के लिए दिस इज द मोस्ट विजिबल थिंग कि हाँ ऐसा होता है सेल, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करता है। अभी क्या होगा, धीरे धीरे नेक्स्ट फेज आपके पास आ जाएगा, टेलोफेज। चलो उसको भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बताती हूँ। उससे पहले एनाफेज बता दूं, ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स और सेपरेट्स एट
सेंट्रोमेयर से अलग होगा, एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट और अपोजिट पोल्स पे जाते जाएंगे। तो क्रोमेटिड सेपरेट्स और अपोजिट पोल्स पे मूव हो जाते हैं, ठीक है। आधे डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएंगे, आधे डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास टेलोफेज। टेलोफेज में जो चीजें प्रोफेज में मेरी खोनी शुरू हुई थी ना, जो चली गई थी प्रोफेज में मेरे पास, तो वो सारी चीजें वापस आ जाती है, ठीक है। जैसे प्रोफेज में मेरे पास क्या क्या चीजें खोया, प्रोफेज में मेरे पास क्या क्या खोना शुरू हो गया था, पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है। सेकंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी, अंदर के जो क्रोमोसोम्स हैं ये विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। और मैं कह सकती हूँ क्रोमोसोम्स तो साइटोप्लाज्म को, सॉरी, क्रोमोसोम तो पहले भी दिख रहे थे। साइटोप्लाज्म बिकम्स विजिबल, साइटोप्लाज्म दिखना शुरू हो गया भाई, यहाँ पे सारा साइटोप्लाज्म जो हमारा डेंस हो गया था वो अब वापस विजिबल हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म विजिबल हो जाएगा। ये हमारे क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम तो नहीं, क्रोमेटेड फाइबर्स वापस क्रोमोसोम डिकंडेंस, डिकंडेंस होने शुरू हो जाएंगे टू फॉर्म, क्या बना रहा है बेटा जी ये, क्रोमेटिन थ्रेड्स, धागा। वापस से जितनी चीजें हमने प्रोफेज में बनाई थी, जितनी चीजें मैं देख रही थी कि हाँ यार ये प्रोफेज में है, ठीक है, प्रोफेज में या प्रोफेज में गई है मेरे साथ, मतलब एस्टर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ये स्पिंडल बनना वापस बंद हो जाएगा, स्पिंडल स्टॉप्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अब नहीं बनेगा, तो ये चीजें होना शुरू हो जाएगी। एक लास्ट चीज जो इसके अंदर स्पेशल होती है वो ये होती, अच्छा वो भी लिख लो, ऑर्गेनल्स becomes visible। और लास्ट ये आ जाता है कि यहाँ पे आप धीरे धीरे ये देखोगे कि एक सेल फरो डेवलप हो रहा है। सेल फरो स्टार्ट्स टू डेवलप। जैसे मैं एक बार वापस बना देती हूँ इसको, पूरी मत बनाओ, ये स्टार्ट होती है ना बनना। दिस इज सेल फरो। एक जो अंदर की तरफ डीपनिंग है, ठीक है, ये डीपनिंग क्या करेगी, और ज्यादा अंदर की तरफ जाती जाएगी और सेल को बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये जो सेल फरो इज डीपनिंग या
डीपनिंग इन सेल लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो वो भी चलेगा। उलझ गई। सेल फरो इज डीपनिंग इन सेल, ठीक है, अंदर की तरफ जाती रहेगी और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। पर दो पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए अब ये देखो न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, अब हमको क्या करवाना पड़ेगा इसके अंदर, साइटोकिनेसिस। से पहले एक बार ये टीलोफेज समझ लो। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू रीअपियर अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड रिस्पेक्टिव पोल्स, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। इसको तुम लोग अगर ऐसे ढंग से नहीं समझ पाए तो इसको क्रोमोसोम से ही समझ लो, कंफ्यूज मत हो जाना। बस देखो आधे क्रोमोसोम ऊपर की तरफ चले गए थे, आधे क्रोमोसोम नीचे की तरफ चले गए थे, है ना, ये हमने एनाफेज के अंदर देखा था, तो तुम लोग इसको ऐसे ही बना लो। आधे क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ चले गए थे, आधे क्रोमोसोम्स नीचे की तरफ आ गए थे, यही चीज होनी है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्पिंडल जो है वो इस तरीके से दिखने भी लग जाता है, थ्रेड्स भी बन जाएंगे, पर वो बाद में लिख लेंगे हम। अभी पहले ये देखो कि ये क्रोमोसोम इस तरफ गया ना, अब ये सीधा भी तो होएगा, यही तो है ये क्रोमोसोम, सेम ही तो है, ठीक है। तो यही क्रोमोसोम रहता है और ये इस तरीके से खुलने लग जाएगा, तो ये एक जगह तो ये आ गया, दूसरे ऊपर वाली जगह अगर मैं बनाऊं तो वो कैसा बन जाएगा, ये भी इसी तरीके से बन जाएगा। तो अलग अलग हो गए, अपोजिट पोल्स पे दोनों क्रोमोसोम्स मूव कर गए, यही चीज है आपका। तो यहाँ हुआ क्या कि क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू रीअपियर, ये रहा पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपियरेंस, वापस दिखने लग जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सेल फरो बनना और सेल जो है बीच से डिवाइड करती जाएगी। कैसे डिवाइड करेगी अब वो पढ़ते हैं। Generally, cytokinesis takes place immediately after nuclear division. भाई cytokinesis एकदम ही न्यूक्लियर डिविजन के immediately हो जाता है आफ्टर द न्यूक्लियर डिविजन, जिसमें हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जब ये सेल फरो डीप होता जाएगा तो ये क्या कर देगा, दो सेल्स को एक दूसरे से अलग। ठीक है, क्लियर प्रेजेंटेशन। ठीक, यहाँ पे अभी हमने देख लिया कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, तो ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बन चुकी है, अंदर के क्रोमोसोम्स हैं और ये इस तरीके से टक करके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, समझ ला यहाँ तक। चलिए अब टाइप्स ऑफ साइटोकिनेसिस देखते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास क्लीवेज मेथड। क्लीवेज मेथड के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि बीच से ये क्लीव करता जाएगा, जैसे कि एनिमल सेल्स के अंदर होता है, ये मोस्टली एनिमल सेल्स के अंदर होता है। अब होगा क्या इसके अंदर कि बाहर से ना ये अंदर की तरफ डीपनिंग होता जाएगा, ठीक है, बाहर से क्रोमोसोम आ रहा है और ये अंदर की तरफ डीप होता जाएगा, डीप होता जाएगा। देखो समझो वो क्या रहा है कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, अब देखो ये बाहर से अंदर की तरफ पुश होता जाएगा और अंदर की तरफ से दो सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस अकर बाय फरो फॉर्मेशन। ये सेल फरो बन गया ना, इसको हम कहते हैं सेल फरो। दिस इज सेल फरो, दिस इज सेल डीपन, है ना। दिस सेल फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फरो gradually deepens and ultimately join in the center, dividing the cell cytoplasm into two separate parts. Thus two cells are formed. अब ये धीरे धीरे क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा और मेरे को दो सेल्स मिल जाएंगी, सिंपल इजी। ये एक सेल मिल गई और ये दूसरी सेल मिल गई, ठीक है। तो ये सेल फरो फॉर्मेशन है। सेकंड मेरे पास आता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में बाहर से साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, वो अंदर से बनना शुरू हो जाता है, यानी ये प्लांट सेल है, ये मतलब न्यूक्लियस हो गया उसका डिवाइड। अब इसमें जब डिवीजन होगा ना तो ये अंदर से डेवलप होगी, इसमें सेल प्लेट कहते हैं हम उसको, यहां से सेल प्लेट डेवलप होगी और ये बाहर की तरफ मूव करेगी इसको तोड़ती हुई, यस, ये बाहर की तरफ ऐसे मूव करेगी।
ठीक है, तो सेल प्लेट जो है वो बाहर की तरफ ऐसे मूव करती जाती है और दो सेल्स को अलग कर देती है, इसको हम कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये प्लेट शेप स्ट्रक्चर है जो अंदर से लेके बाहर खींचेगी, ठीक है, बाहर से अंदर नहीं आएगी। वो सेल फरो है, ये सेल प्लेट है जो अंदर से लेके बाहर जाएगी। तो सेल इन प्लांट सेल न्यू सेल वॉल स्टार्ट फॉर्मिंग इन द सेंटर ऑफ द सेल, बीच से शुरू हो जाएगी एंड ग्रोज आउटवर्ड, बाहर की तरफ, टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, बाहर की तरफ जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसको ज्वाइन करना है इसने। तो ये अंदर से डेवलप होती है, बाहर की तरफ बढ़ती जाती है। एनिमल सेल में हमारे पास थोड़ा उल्टा था, बाहर से आ रही थी अंदर मिल रही थी, ठीक है, वो सेल फरो है, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन है। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो एक हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास सेल आता है उस सेल में अगर मैं बात कर रही हूँ माइटोसिस की, तो माइटोसिस के थोड़े बहुत सिग्निफिकेंस की भाई क्या क्या फायदा करवा सकता है माइटोसिस हमारा। तो पहला फायदा इज कि वो आइडेंटिकल सेल्स बना रहा है। सिग्निफिकेंस पहला फायदा हमारा क्या करवा देता है सेल, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, ठीक है, इक्वल साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, ठीक है, नो वेरिएशन। कई बार ये फायदेमंद है या फिर आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये कई बार फायदेमंद हो जाती है चीज कि भाई चलो आइडेंटिकल सेल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सेल कई बार डिवाइड नहीं होता, आइडेंटिकल सेल्स जो है वो बन जाती है इसके अंदर, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर माइटोसिस के, अगर मैं अब दो पार्ट्स में सेल डिवाइड हो रही है बेटा और तो कुछ नहीं है। ये सेल्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि सेल कंटिन्यू डिवाइड हो रही है ना, तो हमारे जब लग जाती है, तो मैं ऐसे समझो कि जब तुम्हारे लग जाती है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता कि वो जीवन भर लगी हुई है रह रही है, ये नहीं होता। हमारे अगर लग जाती है तो उसके ऊपर नई स्किन आ जाती है, वो एक नया लेयर फॉर्म कर लेती है। तो हुआ क्या है कि सेल अपने आप को डिवाइड कर रही है और सेल वहां पे नहीं बन रही है, तो ये ग्रोथ एंड रिपेयर है। और माइटोसिस हमारा ग्रोथ एंड रिपेयर में ही सबसे ज्यादा मदद करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में इसका सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो ये ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है हमारी, ठीक है। हो गया सारा ही कंप्लीट। तो इस तरीके का हमारा कंप्लीट हो जाता है माइटोसिस। यहाँ हमारा सिर्फ माइटोसिस कंप्लीट हुआ है, ये बात याद रखें, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला जो पढ़ेंगे दैट विल बी मियोसिस। मियोसिस अगेन अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो मियोसिस हार्ड प्रोसेस नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टिपिकल इसीलिए है क्योंकि एक बार में दिमाग में नहीं घुसता, दो पार्ट्स में ना, पहले प्रोफेज 1 2 3 4, फिर प्रोफेज 2 3 4 5, तो मतलब वो एक तरीके से तुमको 8 प्रोसेस याद करना है, प्रोफेज 1 भी, प्रोफेज 2 भी, मेटाफेज 1 भी, मेटाफेज 2 भी, ठीक है, सेम गोज विद एनाफेज एंड टेलोफेज। और फिर उसके बाद आता है साइटोकिनेसिस। तो ये बहुत इजी चीज है, हार्ड चीज है नहीं, हम उसको आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से सोच समझ के, फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से। आई वांट ऑल यू टू जॉइन द सेशन, बिकॉज होता क्या है कि तुम लोग ऐसा ना खोए हुए रहोगे, अरे मैम आज नींद आ रही है, कल पढ़ेंगे, सर्दी बहुत है, फ्रेंड्स आ गए थे, कुछ भी तुम्हारी एज में बहानों की कमी नहीं है,
मैं ये मानती हूँ कि तुम लोग इतने खतरनाक बढ़िया लोग हो कि तुम्हारे पास बहानों का तो भंडार है। तो इसीलिए आई डोंट वांट कि तुम लोग सेशन को छोड़ो। प्लीज डू अटेंड द नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है मियोसिस को लेके। मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। अगर ये एक बार दिमाग में नहीं गया तो ये नहीं ही जाएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू टू स्टडी मियोसिस। सो अगला सेशन हम मियोसिस पे करवाते हैं, बट तब तक आई वांट यू ऑल टू प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द टेलीग्राम ग्रुप, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल सो एज यू गेट द नोटिफिकेशंस जब भी मेरी क्लास होगी। एज वेल एज कई बार हम लोग लाइव भी ले लेते हैं, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले। तो उसके लिए भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनका विचारों का भला करा दो। तुम ही हो उनके रखवाले, है ना? तो उनको भी शेयर कर दो ताकि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ ले तुम्हारे चक्कर में ही। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय एवरीवन।